हेलो टू एवरीवन। हम लोग ग्रुप थ्योरी कर रहे थे मैथमेटिकल फिजिक्स में और इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। आज ये लास्ट लेक्चर रहेगा थ्योरी पार्ट का। इसके बाद हम एक लेक्चर में जो PYQs आए हैं, ठीक है, CSR नेट से बेस्ड, उनको हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और आप यकीन मानिए कि अगर आप इन 4 लेक्चर्स की थ्योरी पार्ट को कर लेते हैं तो आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है फिज़िक्स का, ठीक है, या फिर जो नेट गेट जो भी एग्ज़ाम है जिसमें ग्रुप थ्योरी इंक्लूडेड है, तो वो आप लोग जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर, ठीक है। बहुत डीपली मैंने नहीं करवाया है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने करवा दिया है, ठीक है। आज की क्लास बेस्ड रहेगी मेनली 4 टॉपिक्स पर। कौन कौन से 4 टॉपिक्स हैं? पहला है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हम लोग देखेंगे और एक दो एग्जाम्पल्स भी इन पर बेस्ड हम लोग कर लेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट इसके बाद एक ग्रुप की जो क्लासेस हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है कि ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स फॉर्म में वो कैसे करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है। एक हमारे पास है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है कैरेक्टर टेबल कैसे बनती है, मतलब कैरेक्टर टेबल के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से CSR नेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स से। तो लगभग मान करके चलिए कि 10 to 15 थ्योरम्स आप लोगों की है, ठीक है, बल्कि 15 भी नहीं है, ऑलमोस्ट 10 ही रहेंगी थ्योरम्स। और इन 10 थ्योरम्स पर ही बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम से। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक एलिमेंट है स्मॉल g जो कि ग्रुप कैपिटल G से बिलोंग कर रहा है। अब ग्रुप का जो ऑर्डर है, ग्रुप का जो ऑर्डर है मान लेते हैं वो स्मॉल n है, और ये जो हमारे पास स्मॉल g है एलिमेंट, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, m के बराबर है, ठीक है। एलिमेंट का ऑर्डर m के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि g की पावर m जो रहेगा वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो ऐसे केस में ये पहली थ्योरम कहती है कि जो m है इट शुड डिवाइड n, ठीक है, मतलब m इज द डिवीजर ऑफ स्मॉल n, ठीक है, m n से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा हमारे पास पहली थ्योरम है। सेकंड थ्योरम हमारे पास है जो कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं कि जितने भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे अबेलियन होते हैं, और अबेलियन साइक्लिक हों ये ज़रूरी नहीं है। साइक्लिक की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जिस ग्रुप में एक या एक से अधिक जनरेटर्स मौजूद होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप अगर अबेलियन है इसका मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ऐसा ग्रुप होता है अबेलियन ग्रुप, ठीक है। रिवर्स मे और मे नॉट ट्रू। थर्ड हमारे पास रहेगा, मान लेते हैं ये कोई साइक्लिक ग्रुप है कैपिटल G, ठीक है, और इसका जनरेटर है स्मॉल a मान लेते हैं कोई जनरेटर है इसका, ठीक है। अब ये थ्योरम कहती है कि अगर a जनरेटर होगा तो a इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई साइक्लिक ग्रुप कैपिटल G है जिसमें a क्या है, जनरेटर है, तो a इनवर्स भी जनरेटर होगा। फोर्थ जो है वो ये कहता है साइक्लिक ग्रुप कैपिटल G है तो a साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप्स के जो सब ग्रुप्स होते हैं वो भी सारे साइक्लिक होते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर ये साइक्लिक है तो सब ग्रुप भी कैसा होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। साइक्लिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फिफ्थ कहने लग रहा है, मान लेते हैं हमारे पास यही सेम कैपिटल G जो है वो मान लेते हैं साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर्स होंगे, ठीक है, वो कैसे पता लगाएं। तो मान के चलते हैं कि ये ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है और इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितने के बराबर है, n के बराबर है, ठीक है। इस बार ये साइक्लिक है, ठीक है, कितने के बराबर है, n के बराबर इसका ऑर्डर है। तो ये कहता है कि जो भी जनरेटर्स इनके अंदर होंगे मौजूद, वो जनरेटर्स कितने होंगे, वो इंटीजर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। द नंबर ऑफ जनरेटर्स प्रेजेंट इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n आर द इंटीजर्स विच आर लेस देन n या फिर प्राइम टू n, या तो हमारे पास इंटीजर्स n से छोटे होंगे या फिर n के प्राइम नंबर्स होंगे, ये यहाँ पे कहता है, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप से देख रहे हैं आप, ये जो पहली प्रॉपर्टी थी ये साइक्लिक की नहीं है, बट इसके बाद में जितने भी ये साइक्लिक के हैं, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, मान लेते हैं हमारे पास स्मॉल g कोई एलिमेंट जो ग्रुप G से बिलोंग कर रहा है और ग्रुप का ऑर्डर n है, एलिमेंट का ऑर्डर m है, तो m n से डिवाइड होगा।
दूसरी प्रॉपर्टी है साइक्लिक है तो अबेलियन होगा। नेक्स्ट साइक्लिक ग्रुप में अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर है। साइक्लिक ग्रुप के सभी सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होते हैं। और लास्ट है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n के बराबर है तो जनरेटर्स जितने होंगे वो कितने हैं, इंटीजर्स विच आर लेस देन n और प्राइम टू n। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, सिक्स्थ। ये प्रॉपर्टी कहती है कि मान लेते हैं हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक की हमारे पास कम से कम 5 प्रॉपर्टीज ये सामने आ रही हैं। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप है हमारे पास, और ये साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर्स जो होंगे, मतलब वो सभी ग्रुप्स जिनके ऑर्डर्स प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर प्राइम नंबर आर साइक्लिक। ठीक है, एक 7th थ्योरम है कि वो सभी ग्रुप्स, ठीक है, वो सभी ग्रुप्स जिनके ऑर्डर प्राइम नंबर लेस देन 6 होंगे। ठीक है, ऑर्डर प्राइम एंड लेस देन 6 आर अबेलियन। वो हमारे पास कैसे होते हैं, अबेलियन होते हैं। ठीक है, बल्कि प्राइम नहीं, ऑर्डर लेस देन 6 ही कर दोगे आप। ठीक है, देखो 6th थ्योरम कहती है कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं जिनके ऑर्डर हमारे पास प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, वो सारे कैसे हैं, साइक्लिक ग्रुप है। 7th कहता है कि वो सभी ग्रुप्स जिनके ऑर्डर 6 से कम होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, अबेलियन होते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों को कंबाइन करना है। दरअसल 6th और 7th की बात हम जब करेंगे तो ये आप ध्यान से देखिए कि साइक्लिक ग्रुप्स जो होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, प्राइम नंबर, और सभी साइक्लिक ग्रुप्स कैसे होते हैं, अबेलियन होते हैं। तो जो भी अबेलियन होगा उनका जिनका ऑर्डर लेस देन 6 रहेगा तो वो प्राइम भी तो रहेंगे हमारे पास। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट वो प्राइम भी होने चाहिए। तो वो यहां से कंक्लूजन निकलता है। कौन कौन से स्टेटमेंट से बता रहा हूं मैं, 2nd और 6th से कंक्लूजन निकलता है 7th में कि अबेलियन ग्रुप्स का ऑर्डर प्राइम नंबर होगा, लेस देन 6 होगा। ये 7th पॉइंट कह भी रहा था। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स लेस देन 6 कौन कौन से होते हैं, 1 2, ठीक है, 1 नहीं रहेगा, ठीक है, 2 रहेगा, 3 रहेगा और 5 रहेगा। ठीक है, 2 3 और 5, ठीक है, ये हमारे पास रहेंगे। तो ये जितने भी हमारे पास 2 3 और 5, दीज ग्रुप्स ऑर्डर दे शुड बी अबेलियन। वो क्या होने चाहिए, हमारे पास अबेलियन होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 7th है, और भी हम डिस्कस करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं 8th प्रॉपर्टी। ये भी साइक्लिक ग्रुप के बारे में ही है। साइक्लिक ग्रुप के बारे में ये है कि जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है, ठीक है, और इसका जो जनरेटर है उसका ऑर्डर होगा, ठीक है, वो दोनों सेम होते हैं। यानी कि द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप एंड द जनरेटर आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट है 9th। ये भी साइक्लिक ग्रुप के लिए है, लास्ट प्रॉपर्टी है साइक्लिक ग्रुप की। ठीक है, तो ये कहता है कि मान लीजिए कोई साइक्लिक ग्रुप है कैपिटल G, जिसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है n के बराबर। ठीक है, और इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मान लेते हैं स्मॉल g। ठीक है, ये स्मॉल g जो है वो इस ग्रुप का ही एक एलिमेंट है, और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए ऑर्डर जो है वो g की पावर m का कितना होगा। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का हमारे पास तरीका रहेगा n डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ m एंड n। ठीक है, फिर से सुनिए, हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n के बराबर है, इसके अंदर एक एलिमेंट स्मॉल g आ रहा है, और आपसे पूछ लिया g की पावर समथिंग का ऑर्डर कितना होगा, तो हम लिखेंगे पूरे ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ दीज 2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब ये साइक्लिक ग्रुप्स कितनी खत्म हो जाती हैं, अब कोई 1-2 प्रॉपर्टीज बच रही हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट A है, ठीक है, कोई एलिमेंट्स 2 हैं, चलो A और B, और ये दोनों ग्रुप G से बिलोंग करते हैं, सच दैट A का ऑर्डर M के बराबर है और B का ऑर्डर N के बराबर है। तो अगर आपसे पूछे कि ऑर्डर AB का कितना होगा, तो AB ऑर्डर जो है वो हमारे पास MN के बराबर होगा। ठीक है, MN के बराबर होगा। ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास H और K ये 2 सब ग्रुप्स हैं, सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई 2 सब ग्रुप्स हैं ऑफ ए ग्रुप कैपिटल G। ठीक है, और आपने मालूम करना है कि ऑर्डर बताइए HK का कितना होगा। ठीक है, HK का ऑर्डर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटीग्रेशन K। ठीक है, ये हमारे पास में इन दोनों का जो ऑर्डर रहेगा, दोनों एलिमेंट्स रहेंगे हमारे पास H और K। ठीक है, ये 2 जो सब ग्रुप्स रहेंगे, इनमें कॉमन एलिमेंट देखना है आपने कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, और उस कॉमन एलिमेंट का कितना ऑर्डर है उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो H और K का सब ग्रुप आपने मालूम किया, उनका इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन करने के बाद आपने ऑर्डर चेक करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम बन जाती है आप लोगों के लिए। ठीक है,
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको मैंने पहले ही बताई थी कि हमारे पास जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है, एलिमेंट कह लो या सब ग्रुप कह लो, ठीक है, किसी ग्रुप कैपिटल जी का, ठीक है, तो किसी ग्रुप जी का एलिमेंट हो या सब ग्रुप हो तो इसका ऑर्डर और इस ग्रुप का ऑर्डर आपस में क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। और इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट थ्योरम्स थी, ठीक है। इनको आप एक जगह लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 11 थ्योरम्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इनसे बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन मैंने किसी बुक से लिए हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वन बाय वन। देखिए पहला क्वेश्चन कहने लग रहा है कि हमारे पास एक एलिमेंट है a की पावर 28 इसी ग्रुप के अंदर है, उसका ऑर्डर मालूम करना है सच दैट द गिवन ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है। तो आपको एक थ्योरम अभी मैंने करवाया था कि अगर हमारे पास एक ग्रुप जो कि यहाँ पर इसका ऑर्डर कितने के बराबर है, देखो 37 तक तो आ ही रहे हैं और इसमें 1 भी इंक्लूडेड है ना, तो यहाँ पर 38 हो गया इसका, तो ऑर्डर कितना है इस ग्रुप का, 38 है, ठीक है। और हमें किसका निकालना है, a की पावर 28, इसका ऑर्डर मालूम करना है आप लोगों ने, इसका ऑर्डर मालूम करना है। तो एक थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि पूरे ग्रुप का ऑर्डर वो लिख लीजिए, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर लिखिए 28 और 38 का, ठीक है, अब ये मैंने बताया था, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ m और n। तो कितना आ गया यहाँ से, 38 डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इन दोनों में कितना है, 2 के बराबर है, तो कितना आ गया 19, ठीक है ना। 28 के आप देख लीजिए डिवीजर्स कितने होंगे और 38 के डिवीजर्स लिख लीजिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 ही आएगा कॉमन, ठीक है, 19 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ कैपिटल जी, और ये हमारे पास दे रखे हैं इज। आप देखो जनरेटर्स, और ये ग्रुप कैसा दिख रहा है मेरे को, साइक्लिक दिख रहा है ना, मेरे को दे नहीं रखा लेकिन साइक्लिक है क्योंकि a स्क्वायर a क्यूब इस प्रकार से आने लग रहा है, तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप से जनरेटर्स लिखने हैं आप लोगों ने। तो एक थ्योरम थी जिसमें आपको ये करवाया था कि हमारे पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है, n के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरेटर्स होंगे, ठीक है, वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दे आर इंटीजर्स विच आर लेस देन n एंड प्राइम टू n, ऐसा कहा था मैंने। यहां पर आप देख सकते हैं इस ग्रुप का ऑर्डर 8 के बराबर है, तो 8 के बराबर है, इसका मतलब हो गया कि जो जनरेटर्स होंगे वो a की पावर कितना होगा, ये इंटीजर कितने के बराबर होगा, ये इंटीजर हमारे पास लेस देन 8 के बराबर है, एंड प्राइम टू 8, प्राइम टू 8 कौन कौन से हो गए, तो प्राइम टू 8 हो गए 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, ये हो गए हमारे पास। इसका मतलब पॉसिबल जनरेटर्स जो हैं इस साइक्लिक ग्रुप के वो कौन कौन से हो सकते हैं, a क्यूब, a की पावर 5 और a की पावर 7, ठीक है, ये 4 ही हो सकते हैं, ये थ्योरम से मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, a और b हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जो किसी ग्रुप g से बिलोंग कर रहे हैं, a का ऑर्डर, b का ऑर्डर और ab का ऑर्डर 2 के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि ab इज इक्वल टू b है। अब ये किसी थ्योरम पर बेस्ड नहीं लग रहा मुझे, लेकिन आप देखेंगे इसको तो डायरेक्ट आपको 3 कंडीशन दे रखी हैं, यहीं से ही प्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, देखो अगर आपको एक गिवन है कि ऑर्डर a का 2 के बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि a स्क्वायर बराबर e आ जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ a इज इक्वल टू e के बराबर, और यू से दैट a इज इक्वल टू a इनवर्स होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। इसी प्रकार से क्योंकि ऑर्डर ऑफ b हमारे पास 2 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि b इनवर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ab का ऑर्डर भी 2 के बराबर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ab का वैल्यू, ab का इनवर्स ये बराबर होना चाहिए, और ab का इनवर्स हम लिख सकते हैं b इनवर्स a इनवर्स, ठीक है। और b इनवर्स a इनवर्स, तो b इनवर्स b के बराबर है, a इनवर्स a के बराबर है, तो हम लिख देंगे b, ठीक है। अब देख सकते हैं ab इज इक्वल टू b, यही हमने यहां से प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, क्या हमारे पास Z12 स्टार यानी कि Z12 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का एक ग्रुप जो है वो बन रहा है, क्या ये एक साइकिल ग्रुप होगा। तो मैंने आपको बताया था साइकिल ग्रुप होने की कंडीशन क्या है कि हमारे पास ऑर्डर जो होना चाहिए ग्रुप का वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, प्राइम रहना चाहिए। और अबेलियन के लिए क्या बताया था, प्राइम रहना चाहिए बट ऑर्डर लेस देन 6, यानी कि 1, 3 और 5 ये पॉसिबल है, सॉरी 2, 3 और 5 ये पॉसिबल है, ठीक है, अबेलियन के केस में। तो यहां पर क्या ये प्राइम हमारे पास ऑर्डर है क्या इसका, तो Z12 स्टार के एलिमेंट्स लिखो पहले। सबसे पहले तो एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, तो आप लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से कि 1 से, यहां पर आप स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, देखो 1 होगा हमारे पास, फिर इसके बाद आप वो एलिमेंट्स लिख लीजिए जो हमारे पास जिनके साथ आप जीसीडी अगर निकाले 12 के साथ, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है 12 के साथ जब आप निकालेंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए, वो एलिमेंट्स यहां लिखो आप लोग, ठीक है। तो कौन कौन सा हो सकता है जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 के बराबर आ जाए, तो देखो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, ठीक है, 6 नहीं 7 हो सकता है,
8, 9, 10 और 11 हो सकता है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो कितने एलिमेंट्स इसमें 4 हैं, तो ऑर्डर कितना हो गया, तो ऑर्डर हमारे पास में Z12 स्टार का हो गया हमारे पास कितने के बराबर, 4 के बराबर। क्या अब देखो ध्यान से कि क्या हमारे पास ये जो 4 है क्या वो एक प्राइम नंबर है, तो हम देख सकते हैं 4 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। इसका हम सीधा सीधा कह देंगे कि Z12 स्टार इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, नहीं तो काफी टाइम लग जाता है इसको प्रूव करने में ये चीज। ठीक है, अब ये थ्योरम से डायरेक्टली होने लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कहने लग रहा है कि एग्जांपल दीजिए जहां पर ग्रुप अबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। तो ये ले लो एक एग्जांपल, इसमें साइक्लिक नहीं आने लग रहा ना। साइक्लिक क्यों नहीं आने लग रहा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लिक क्यों नहीं है, साइक्लिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं 1, 5, 7 और 11 ये कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो कर रहे होंगे, तो हम अबेलियन इसको मान के चलेंगे। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये साइक्लिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसके किसी भी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि नन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव ऑर्डर 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये साइक्लिक ग्रुप होता तो इसमें कोई ना कोई एक जनरेटर तो मौजूद होता ना। और मैंने आपको कहा था कि जनरेटर हो चाहे वो साइक्लिक ग्रुप हो, उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। हम थ्योरम से कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे ग्रुप का ऑर्डर कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। तो इसके किसी एक जनरेटर का ऑर्डर तो 4 के बराबर होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और मैं कैसे कह सकता हूं, इस थ्योरम से प्रूव हो रहा है कि Z12 स्टार इज नॉट साइक्लिक। इसका मतलब यहां पर ये इसका एग्जांपल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी इसी से ही हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम नया कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसको हम कहेंगे ग्रुप की क्लासेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्लासेस ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, देखिए क्लासेस का मतलब क्या होता है, आप खुद से समझिए कि कोई क्लास में अगर कोई जाने वाला है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 5th क्लास है, तो 5th क्लास के अंदर कौन से स्टूडेंट्स मौजूद रहेंगे जिनका IQ लगभग सिमिलर सा रहेगा, है ना, उनको 5th क्लास में बिठा दिया जाता है। अगर इनका IQ थोड़ा अधिक होता है तो क्या करते हैं, इन क्लासेस को प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, फिर वो 6th 7th क्लास में हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो होता क्या है कि क्लासेस में हमारे पास वो सभी होंगे जिनका सिमिलर IQ होगा लगभग, वो हमारे पास बच्चे मौजूद रहेंगे। ऐसा ही होता है हमारे पास। तो क्लासेस किसी ग्रुप का भी सेम कैटेगरी में आता है कि जिनमें एलिमेंट्स सेम रहेंगे, तब हम कहेंगे कि उस प्रकार से इसका जो है क्लासेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिमिलरिटी भी कह सकते हैं या इक्विवेलेंसी भी कह सकते हैं। जैसे हमने सेट्स वाला चैप्टर जब पढ़ा है क्लास 11th में, उससे ये मैच करता है। देखो ग्रुप थ्योरी, ठीक है ना, वहां पर भी सेट्स पढ़ा था, सब सेट्स पढ़े थे। ठीक है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इक्विवेलेंसी, सेम यहां पर भी आता है हमारे पास। ठीक है, तो ग्रुप है, सब ग्रुप्स हैं, और अब क्लासेस में आ जाते हैं कुछ इक्विवेलेंसी की प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई करता है। दरअसल कौन कौन सी, वो 3 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी पक्का, रिलेशन फंक्शंस के अंदर भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टीज ये क्लासेस सेटिस्फाई करता है। इसीलिए इसका पूरा नाम अगर मैं कहूं तो कंजुगेसी। ठीक है, स्पेलिंग इसका रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, कंजुगेसी क्लासेस। ठीक है, इस प्रकार से इसको पूरा बोलते हैं। कंजुगेसी का मतलब होता है इक्विवेलेंसी या इक्विवेलेंस। ठीक है, तो कंजुगेसी क्लासेस ऑफ ए ग्रुप। तो कैसे कहेंगे इसमें हम लोग, देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई 2 एलिमेंट्स हैं A और B जो कि इस ग्रुप G से बिलोंग कर रहे होंगे। तो अगर हम ये मान करके चलें कि A और B हमारे पास सिमिलर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सिमिलर एलिमेंट्स हैं, तो सिमिलर एलिमेंट्स की कंडीशन क्या रहेगी, सिमिलर एलिमेंट्स की हमारे पास कंडीशन क्या होगी। तो सिमिलर एलिमेंट्स की कंडीशन हमारे पास होगी कि B इज इक्वल टू G इनवर्स। ये हमारे पास कंडीशन रहेगी। यानी कि G क्या चीज है, ये स्मॉल g भी हमारे पास ग्रुप G से ही बिलोंग कर रहा है। एक एक एलिमेंट आप उठा करके यहां रखिए, एक एक एलिमेंट आप यहां पर उठा करके रखिए, यहां पर उठा के रखिए, इसका इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। और A का मतलब ये जो बीच में आप रखेंगे, ये वो रखेंगे जिस एलिमेंट की क्लास आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट की अलग अलग क्लास होती है। ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे पास 2-3 एलिमेंट्स की सेम क्लास निकल जाती है ना, उनका IQ सेम होता है इसका मतलब। तो यहां पर भी सेम सा ही है कि यहां पर एक एक आप ग्रुप का एलिमेंट रखिए और ये वो एलिमेंट रखिए जिसका आपको क्लास फाइंड आउट करना है। आप देखेंगे जब इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास कुछ B एलिमेंट आएगा और ये B एलिमेंट भी इस ग्रुप का ही पार्ट है। तो हम कहेंगे कि A की क्लासेस हमारे पास सामने आ रही हैं और A और B हमारे पास क्या है, सिमिलर एलिमेंट्स हैं, इसलिए उनका एक साथ लिख दिया जाता है। ठीक है, और उनको हम बोलेंगे क्लासेस ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए हमारे पास एक D3 ग्रुप है, तो D3 ग्रुप के एलिमेंट्स कितने होंगे टोटल, D3 के एलिमेंट्स के होंगे हमारे पास 2n। ठीक है, तो 2n होंगे मतलब 6 एलिमेंट्स होंगे। तो कौन कौन से हैं वो, E, R, R2, S,
आर एस और आर स्क्वायर एस, ये होंगे हमारे पास सच दैट कंडीशंस का सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आर क्यूब इज इक्वल टू ई के बराबर होना चाहिए, एस स्क्वायर ई के बराबर और आर एस इज इक्वल टू एस आर इनवर्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आप किसी भी एक एलिमेंट का क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो भी हमारे पास ये बी का वैल्यूज आएंगी सामने, ठीक है, वो इस ग्रुप जी से बिलोंग कर रही है, उन सबको एक साथ आप लिख दीजिए तो हमारे पास उस एलिमेंट की क्लासेस आ जाएंगी। तो इस एलिमेंट की भी क्लास होगी, इस एलिमेंट की भी क्लास होगी, और फिर आप ये देखिए कि कौन सी क्लासेस आपको मैच करती हुई नजर आ रही हैं, कॉमन है, तो उनको आप एक ही लिख लीजिए उसको। ठीक है, तो आप पाएंगे कि D3 ग्रुप के हमारे पास ओनली एंड ओनली 3 ही हमारे पास क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्जिस्ट करती हैं? एक ई अकेली, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट अकेला, ये एक क्लास है, अकेला एलिमेंट है। इसके बाद आर आर स्क्वायर, और फिर इसके बाद एस आर एस और आर स्क्वायर एस। इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं आर स्क्वायर एस है, और आपने फाइंड आउट करना है कि इस D3 ग्रुप की जितनी भी क्लासेज हैं सब बता दीजिए आप। तो आप क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट की क्लास फाइंड आउट करेंगे इस कंडीशन को रखते हुए, है ना, सिमिलरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना हमारे पास, सिमिलर कंडीशन। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट्स होने चाहिए बी और ए। तो हम या क्या करेंगे यहाँ से कि आर स्क्वायर एस, इसको आप फिक्स कर दीजिए यहाँ बीच में ना, एक ही जगह पे। तो आर स्क्वायर एस मैंने वैसा का वैसा रख दिया, और यहाँ पर लिखेंगे जी और जी इनवर्स। अब आप जी का वैल्यू एक एक करके यहाँ पुट करते जाइए, और आप देखिए कि आपके साइड में बी का वैल्यू क्या क्या सामने आ रहा है। फिर आप उन सबको जब इकट्ठा कर देंगे तो आपके पास क्लास आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ई मालूम, ई जो है वो पुट करता हूँ यहाँ पे। देखो, ई यहाँ पर रखेंगे, ई यहाँ पर रखेंगे, तो ई इनवर्स तो ई रहेगा हमारे पास। ठीक है, हालांकि आप पुट भी कर सकते हैं, तो मेरे पास ये आर स्क्वायर एस के बराबर ही आ गया, और आर स्क्वायर एस मेरे पास में आप देख सकते हैं कैपिटल जी से बिलोंग भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है आर, तो आर लिखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर एस, फिर आर इनवर्स। अब इसको सोल्व करना हम लोगों ने, तो देखो एस आर इनवर्स, हमने बताया था ना कि आपने डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इस प्रकार से कि ये लिख दिया आपने आर क्यूब एस आर इनवर्स, ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट। चलो, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आपका बेनिफिट हो गया यहाँ से। तो ठीक है कि आर इंटू आर स्क्वायर क्या बन गया, आर क्यूब बन गया, तो आर क्यूब हो गया, यहाँ से एस आर इनवर्स हो गया, तो आप डायरेक्ट इसको लिख भी सकते हैं ई के बराबर। ठीक है, ई का मतलब आइडेंटिटी हो गया, तो एस आर इनवर्स, और एस आर इनवर्स कितने के बराबर, आर एस के बराबर। और हम देख सकते हैं कि आर एस हमारे पास कैपिटल जी से बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारे पास आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर एस और आर की पावर -2 हो गया यहाँ से। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आर की पावर 4, फिर एस आर इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये एस आर इनवर्स कितने के बराबर है, आर एस के बराबर है, तो हम लिखेंगे देखो, और आर की पावर 4 कितने के बराबर होगा, आर क्यूब डॉट आर, इसका मतलब आर। ठीक है, तो ये आर के बराबर हो गया, फिर इसका एस आर इनवर्स हो गया हमारे पास आर एस के बराबर, तो आर स्क्वायर एस हो गया, एंड नेक्स्ट इज आर इनवर्स। नेक्स्ट फिर देखेंगे एस आर इनवर्स कितने के बराबर है, फिर आर एस के बराबर है, तो मतलब ये हो गया आर क्यूब एस के बराबर, और आर क्यूब हमारे पास ई के बराबर है, तो ई इंटू एस कितने के बराबर हो गया, एस, एंड दैट आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल जी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर एस के लिए हम फाइंड आउट कर रहे थे, मेरे पास 3 एलिमेंट्स आए, आर स्क्वायर एस भी आ रहा है, आर एस भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, इन तीनों को मैंने एक साथ लिखा था। अब आप ये पाएंगे कि जब हम बाकी ये 3 के साथ भी करेंगे तो यही सेम हमें मिलने वाला है, तो ये एक क्लास के बिलोंग कर रहे हैं एक्चुअल में। नेक्स्ट हम देखते हैं एस के साथ, तो एस, फिर इसका आर स्क्वायर एस, फिर इसके बाद एस इनवर्स, तो एस इनवर्स ये कितना हो गया हमारे पास। ठीक है, देखो एस इनवर्स कितने के बराबर है, आप खुद से देख सकते हैं, अगर एस स्क्वायर ई के बराबर है, इसका मतलब एस इनवर्स एस के बराबर है, और एस के बराबर अगर ये होगा, है ना, ये अगर एस के बराबर होगा तो एस इंटू एस कितना हो गया, एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर कितने के बराबर, ई के बराबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एस आर स्क्वायर। बट क्या ये एस आर स्क्वायर हमारे पास इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है क्या, इस ग्रुप में ये एलिमेंट ही नहीं है, एस आर स्क्वायर नहीं है ना, एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो इसे फर्दर हमें सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा ना, तो हमें इसके लेकर के आना पड़ेगा इसके एलिमेंट। हम कैसे मालूम कर सकते हैं, देखो इसको आप किसी तरीके से इन एलिमेंट्स में से ही लेकर के आओ इस चीज़ को। तो एस आर स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से एस, और हाँ एक चीज़ आप कर सकते हैं, देखो यहाँ से जो आर स्क्वायर है इसका वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो आर क्यूब अगर ई के बराबर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू ई, और यू से दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इनवर्स, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ से हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा आर इनवर्स, और एस आर इनवर्स कितने के बराबर है, ये आर एस के बराबर है। अब ये मैच कर रहा है क्या, आर एस, बिल्कुल सही बात है, आर एस हमारे पास ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो ये देखो ये दोनों हमारे पास मैच कर गया ना, इसी क्लास के ही होंगे सारे के सारे। नेक्स्ट के बाद है आर एस, आर एस के साथ हम मालूम कर लीजिए आर एस, फिर उसके बाद आर स्क्वायर एस, एंड देन आर एस इनवर्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे, तो यहाँ से आ गया आर एस, ठीक है, फिर इसके बाद आर स्क्वायर एस, और देखो इसमें रिवर्स हो जाएगा, मतलब ऐसे लिखेंगे एस इनवर्स आर इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर एस इनवर्स कितने के बराबर होता है, एस इनवर्स हमारे पास एस के बराबर होता है, और एस स्क्वायर
कितना हो गया ई के बराबर, तो इन दोनों को हम लोग यहां से हटा सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद आर स्क्वायर और आर इनवर्स, ये कितने के बराबर हो गया, ये हो गया आर के बराबर, है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं आर एस आर के बराबर आ गया, है ना, ये आर के बराबर ही तो आ गया हमारे पास, ठीक है। और एस आर कितने के बराबर है, तो हम देख सकते हैं एस आर किसी के बराबर नहीं है, बट ये आर एस बराबर है एस आर इनवर्स, ठीक है। चलो इसको मैं लिख देता हूं एस आर इनवर्स, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है, यहां से मेरे पास आएगा एस आर इनवर्स और ये आर, और ये दोनों फिर ई बन गया, तो मेरे पास कितना आ गया, एस के बराबर आ गया, और एस इज बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ठीक है। ओके, तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं आप देख लीजिए, एक आर स्क्वायर एस, एक आर एस, एक हमारे पास आ रहा था यहाँ से एस, एक हमारे पास आर एस, ठीक है, और एक एस, ठीक है, सॉरी ये नहीं है हमारे पास, ये है, ठीक है। चलिए एक लास्ट और बच गया ना आर स्क्वायर एस के साथ ही, तो देखो आर स्क्वायर एस, फिर इसके बाद आर स्क्वायर एस, और फिर आर स्क्वायर एस का इनवर्स, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास हो गया आर स्क्वायर एस, और यहाँ से हो गया एस इनवर्स आर माइनस टू, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप इसको। ओके, अब देखो एस और एस इनवर्स, ये कितना हो गया एस स्क्वायर, सॉरी ये एस है ना, तो एस स्क्वायर हो गया ई के बराबर हो गया, तो ये दीज आर गॉन, ठीक है। फिर आर टू आर माइनस टू, दीज आर ऑल गॉन, आर स्क्वायर एस ही बच गया विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन एलिमेंट्स को छांट लीजिए आप, तो आप देख सकते हैं आर स्क्वायर एस, फिर आर एस एस, आर एस, फिर एस और आर स्क्वायर एस, इसका मतलब हमारे पास ये जो तीन है हमारे पास, ये एक कैटेगरी के अंदर जाएंगे, तो एक कैटेगरी में चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैटेगरी वाइज देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स सिमिलर टाइप के हैं, तो सिमिलर टाइप के क्लासेस फॉर्म कर जाते हैं, और उन क्लासेस को हम लोग इस प्रकार से फाइंड आउट भी करते हैं। तो क्लासेस आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। इक्विवेलेंसी रिलेशंस को ये सारे फॉलो भी करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप। तो देखिए आप हमने जितने भी ग्रुप डिस्कस किए हैं, चाहे वो हमारे पास सी एन ग्रुप है, डी एन ग्रुप है, ए एन ग्रुप है, एस एन ग्रुप है, जितने भी ग्रुप्स हैं, आप उन सभी ग्रुप्स में क्या कर रहे थे, आप खुद से सोचिए एक बार। आप रिफ्लेक्शन सिमेट्री यूज कर रहे थे, आप रोटेशन कर रहे थे, है ना, इसके अलावा आप इन्वर्जन कर रहे थे, तीन चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, है ना। तो हमारे पास देखो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट सभी में एग्जिस्ट कर रहा था, और आइडेंटिटी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंगली, ठीक है, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे किसी ग्रुप को, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए तो आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस्तेमाल कर लीजिए, तो 3 × 3 में इस्तेमाल कर देता हूं, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, है ना। 3 × 3 मतलब हो गया कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में आप चीजों को कंसिडर कर रहे हैं। अब देखिए आप तीन चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन सी तीन चीजें, एक हमारे पास रहेगा इन्वर्जन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, इन्वर्जन कर सकते हैं, हाँ। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, और एक आप कर सकते हैं रोटेशन। अगर आपको ये पता चल जाए कि इन तीनों केसेस में जो हमारे पास मैट्रिक्स का फॉर्मेशन वो कैसे किया जाता है, तो आप आसानी से जितने भी ग्रुप्स हैं उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे इन्वर्जन है, इन्वर्जन का मतलब हो गया कि एक्स वाई और जेड सभी को इन्वर्ट कर दिया गया है ना। जैसे हमारे पास पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें स्पेस जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम रिवर्स कर देते हैं ना। तो सेम यहाँ पर भी है कि x को हम -x रिप्लेस कर देंगे, y को -y से, और z को -z से रिप्लेस कर देंगे। और मैट्रिक्स में अगर ऐसा करना है तो सिंपली आप -1 -1 -1 ऐसा कर लीजिए आप लोग। तो इस मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे -1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1, इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्वर्जन को। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि आप किस प्लेन के अबाउट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक XZ प्लेन है, XZ प्लेन के अबाउट आप रिफ्लेक्शन करने लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं इस प्रकार से है, और इसके अबाउट आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो आप खुद से समझ के चलिए कि अगर XZ के अबाउट आप रिफ्लेक्शन करेंगे तो कौन सा एलिमेंट चेंज होगा, ठीक है, कौन सा इस ग्रुप में जो एलिमेंट है वो चेंज होगा, 1 1 1, क्योंकि ये तो चेंज होने नहीं है, तो 0 0 0 रहेंगे। तो आप खुद समझ के चलिए, अगर आप इसको रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, रोटेशन नहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा आप लोगों का, है ना, y कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्शन XZ सिमेट्री का रिफ्लेक्शन अगर आप करवाएंगे तो XZ रिमेन सेम बट y शुड चेंज, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 0, अब इस बार आएगा -1 0 0 0 1, ठीक है। इस प्रकार से आपने करना है। नेक्स्ट है रोटेशन। अब रोटेशन में रोटेशन मैट्रिसेस आपने पढ़ी होंगी, है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स में रोटेशन मैट्रिसेस आते हैं, 2D में भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको, 3D में भी करते हैं। अब ये आपके ऊपर है,
अब ये आपके ऊपर है कि आप 3 into 3 कर रहे हैं, 4 into 4 कर रहे हैं, 2 into 2 कर रहे हैं, या 1 into 1 भी कर सकते हैं जैसा हमने पहले किया था, ठीक है, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन इन्फिनाइट हो सकते हैं, है ना, वो डायमेंशंस की बात हो जाती है, बहुत सारे हो सकते हैं और पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब रोटेशन के केस में अगर हम बात करें तो रोटेशन में हो सकता है आप रोटेशन एक्स एक्सिस के अबाउट कर रहे हो, तो इसका मतलब हो गया कि जो एक्स एलिमेंट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन हमारे पास जो बाकी वाई और जेड के केसेस में है वो चेंज हो जाते हैं। तो रोटेशन मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कि आर एक्स का वैल्यू होता कितना है हमारे पास, है ना, जो हमने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ते हैं रोटेशन, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं। देखो इसमें क्योंकि आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो यहाँ पर 1 लिखोगे आप लोग, है ना, एक्स में रिमेन सेम 1। इसके अलावा इसके साथ के जितने भी हैं ये 0 0 रहेंगे, 0 0, यहाँ पर भी 0 0। अब ये चेंज होंगे, यहाँ साइन थीटा कोस थीटा आता है। दरअसल किस प्रकार से आता है मैं आपको बता देता हूँ। कोस थीटा, फिर साइन थीटा आता है, फिर साइन थीटा आता है और फिर उसके बाद आता है कोस थीटा, सच दैट यहाँ माइनस साइन आएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में इस प्रकार से लिखना रहता है कि जब 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही लिखना होगा। और 2D रिप्रेजेंटेशन में हम जानते हैं कि जो हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स होता है उसकी आइगन वैल्यू ±1 हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आइगन वैल्यू कितना आने लग रहा है, सॉरी डिटरमिनेंट कितना आने लग रहा है, 1 के बराबर। डिटरमिनेंट कितने के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आइगन वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आप फाइंड आउट करते हैं तो उसमें एक आइगन वैल्यू 1 जरूर रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ रहा है ना, इसका आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो आर वाई लिखेंगे और यहाँ पर ये चीज़ बन रहेगा बीच वाला, तो इधर 0 इधर 0, ठीक है, और फिर इधर 0 और फिर इधर 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम टू सेम कोस थीटा, इधर साइन थीटा, इधर माइनस साइन थीटा और फिर इधर कोस थीटा। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि थीटा क्या चीज़ है हमारे पास, कितना एंगल रोटेट किया आप लोगों ने, तो वो डिफरेंट ग्रुप्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कितने डिग्री का किया आप लोगों ने, उस पर डिपेंड करेगा। 6 डिग्री का किया तो 60 लिखेंगे यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से। तो ये आप लोगों ने करना है। तो ये तो हमारे पास हो गया कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी ग्रुप का भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब जो भी मैट्रिक्स आएगा आप लोगों का सामने किसी ग्रुप के लिए, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्योंकि आप उस मैट्रिक्स को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर आप रिड्यूस कर सकते हैं। और जैसे ही आप रिड्यूस करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी 2 एलिमेंट्स है ना, 2 एलिमेंट्स मान लेते हैं ए और बी हैं, इनके करस्पॉन्डिंग आया मेरे पास मैट्रिक्स ए और इसके करस्पॉन्डिंग आया मैट्रिक्स बी, ठीक है। अब ये दोनों सेम क्लासेस के हैं तो ऐसे केस हम कह सकते हैं कि ए का सिमिलर जो है वो बी रहेगा हमारे पास, या बी का ए रहेगा, है ना। तो आप ए से बी में भी जा सकते हैं और बी से ए में भी जा सकते हैं बाय यूजिंग सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि आप ए से बी या बी से ए में भी जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए बी को आप लिख सकते हैं ए की टर्म्स में, तो पी ए पी इनवर्स, ठीक है। तो फॉर सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन देयर शुड बी एग्जिस्टिंग ए अनदर मैट्रिक्स पी सच दैट दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। पी इनवर्स ए पी भी लिखते हैं इसको कई बार, है ना, पी इनवर्स ए पी। तो दिस इज कॉल्ड सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से आप मैट्रिक्स को एक से दूसरी जगह पे दूसरे मैट्रिक्स में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को और भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, है ना, और भी आप शॉर्ट कर सकते हैं ना उसको, क्योंकि क्या होता है कि जब तक वो ऑपरेशंस जैसे उसके ऊपर लगाते चले जाए, है ना, बार बार हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो एक ऐसा केस आएगा जिसके बाद में आप उस मैट्रिक्स को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ब्लॉक डायगोनल फॉर्म, ये काफी जानी मानी है ये ब्लॉक डायगोनल फॉर्म। तो ब्लॉक डायगोनल फॉर्म जो होता है उसके बाद में मैट्रिक्स जो है वो नहीं हो सकता। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स जो है वो किस प्रकार की है, ब्लॉक डायगोनल फॉर्म की है। क्यों, इसमें क्या है कि जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, दीज आर नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, और इसके इधर और इसके इधर ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स कितने हैं, 0 के बराबर है। तो फर्दर रिड्यूस जो है वो पॉसिबल नहीं है, बट ऐसे केसेस में तो आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो इनको बाय यूजिंग ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस, है ना, रोज कॉलम्स का ऑपरेशंस, ठीक है। तो जब हमारे पास मैट्रिक्स को आप रिड्यूस करते हैं देन दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमने बताया कि एक ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस होती हैं, उन मैट्रिसेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और जैसे ही आप ब्लॉक डायगोनल फॉर्म्स में आते हैं उसके बाद में मैट्रिक्स को फर्दर जो है वो आप डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब एक बात सामने आती है
कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस तो बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। एक जो ग्रुप है उसमें बहुत सारी जो है हमारे पास इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, लेकिन एक खास बात है जो सभी के लिए सेम रहेगा, जो सभी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक ए एलिमेंट है, तो ए एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, उस मैट्रिक्स को आप और भी तरीके से लिख सकते हैं और उनके इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस और भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना इसी प्रकार से हो सकता है 1 1 1 इस प्रकार से आ जाए, ये बाकी एलिमेंट 0 0 हो जाए, है ना। तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो भी मैट्रिसेस आएंगी जो आप इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में ला रहे हैं सामने, उनकी एक बात तो सामने रहेगी, एक बात खास बात रहेगी, क्या चीज, कि जो ट्रेस है उन मैट्रिसेस का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ट्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम तो कितने के बराबर रहेगा, सभी का सेम रहेगा हमारे पास, ठीक है, बराबर रहेगा हमारे पास। तो ये ट्रेस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है टू स्पेसिफाई एनी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप। एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर ग्रुप का आप कर रहे हैं तो ट्रेस आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इसलिए ट्रेस को कई बार हम लोग इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अंदर बोल देते हैं करेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, करेक्टर भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो हम कहेंगे कि किसी भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का करेक्टर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, करेक्टर का मतलब होता है कि बहुत सारी आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उन सब की एक खास बात रहेगी कि सबका ट्रेस जो है वो बराबर आता है। इसलिए ट्रेस को ही हम उसका करेक्टर मान के चलते हैं। और करेक्टर क्योंकि इसके हर एक चीज के बारे में स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए हम हर एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करस्पॉन्डिंगली करेक्टर टेबल बनाते हैं। करेक्टर टेबल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इस करेक्टर टेबल में रोज और कॉलम्स होती हैं, रोज और कॉलम्स होती है, सिमेट्रिक होती हैं, और ये ठीक है, डिपेंडिंग कि कितने नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, होने लग रहे हैं। और ये बात कैसे पता चलेगी आपको कितने नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, ये एक थ्योरम है कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के जितने नंबर होंगे वो कितने के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ द क्लासेस ऑफ दैट ग्रुप। और ग्रुप के क्लासेस निकालना आपको आता ही है, तो आसानी से आप कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो रोज और कॉलम्स में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्लासेस रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, है ना। क्लासेस मतलब जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हैं उनको आप लिख रहे होंगे, और साथ ही साथ आप क्या लिखेंगे, जो हमारे पास इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होंगे वो आप लिखेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो रोज और कॉलम्स में इनको रिप्रेजेंट करेंगे और फिर आप करेक्टर टेबल बनाते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि जो करेक्टर टेबल बन के सामने आएगी किसी भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही होगी। तो मुख्य रूप से वो दो प्रॉपर्टीज को जरूर सेटिस्फाई करती है, ठीक है। और वो दो में से एक तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी सेम एज द नंबर ऑफ द क्लासेस ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। फिर भी मैं वो दो बता देता हूं आपको, वो दूसरी वाली कौन सी, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसमें करेक्टर टेबल से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा चुका है, उसको हम करेंगे, ठीक। सो द लास्ट टॉपिक इज करेक्टर टेबल। ठीक है, तो हमने बताया करेक्टर क्या होता है कि नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस जो होते हैं किसी ग्रुप के, वो हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए उनका ट्रेस क्या होता है, हमारे पास यूनिक होता है, और यूनिक ट्रेस उसके करेक्टर को स्पेसिफाई करता है। इसलिए करेक्टर टेबल हमारे पास क्या होगा, करेक्टर टेबल होगा विच रिप्रेजेंट्स, करेक्टर टेबल इज ए टेबल विच रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट सेट्स ऑफ irreducible representations of that group, जिस भी ग्रुप के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स होते हैं, इधर हमारे पास रोज है, इधर हमारे पास कॉलम्स है। तो ये जो रोज है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है क्लासेस को, ठीक है। और जो कॉलम्स हैं ये रिप्रेजेंट करता है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को। अच्छा, क्या आप इनको रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आता है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। इस करेक्टर टेबल जो बनाएंगे यहाँ क्या क्या प्रॉपर्टीज सामने आएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टी सबसे पहली तो ये है कि नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दैट ग्रुप। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा जितने रोज उतने कॉलम्स, ठीक है। दैट मीन्स दिस मस्ट बी ए स्क्वायर इन स्क्वायर फॉर्मेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड कहता है द सम ऑफ
द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं ना, वो मैट्रिक्स के डायमेंशंस का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, इसका पैसा भी लिख सकते हैं सिंपली मैथमेटिक्स फॉर्मेट में, i स्क्वायर दिस इज इक्वल टू h, और डेल i j आपने अलग से लगाना है। ठीक है, डेल i j भी आप लोगों ने यहां पर लगाना है। ये हमारे पास क्रोनेकर डेल्टा टेंसर है, और इसका क्या मतलब हुआ कि अगर i j के बराबर नहीं आता है, तो इसका वैल्यू ही 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि दो डिफरेंट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हमेशा कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ये बात आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि i does not equal to j, then RHS becomes 0, and we say that the two different irreducible representations must be orthogonal to each other। ये भी हमारे पास सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस को आप कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, और कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं इसमें। तो सेम टू सेम हमारे पास डेफिनेशन सामने आएगी कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। और जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम काई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा i और यहाँ पर काई i। ठीक है, इसका स्क्वायर दिस इज इक्वल टू h और डेल i j। तो ये बात भी सेम ही है दरअसल। ठीक है, ये और ये बात सेम है, बस ये डायमेंशंस पे रेस्ट्रिक्शन कर रहा है, ये कैरेक्टर्स पे रेस्ट्रिक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये कैरेक्टर टेबल की हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सामने आती हैं। तो अब आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अभी आपको कैरेक्टर टेबल बनानी मैंने नहीं बताई है, बट जैसे नेक्स्ट क्लास होगी तो नेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, जो कि इसके ऊपर से बेस्ड आया है, और भी जो क्वेश्चन आए होंगे उनको भी हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपको आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।